को डिस्कस कर रहे थे। Boomer says revenue maximize model highlights that the primary objective of a firm is to maximize its sales rather than profit maximization। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आप यहाँ पे आके मैनेजर्स और ओनर्स के जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर जो है उनके और इंटरेस्ट है ओनरशिप और यहाँ पे अब मैनेजर और ओनरशिप सेम नहीं है, इसलिए अब उनका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या हो गया, sales rather than profit maximization। It states that the goal of a firm is maximization of sale revenue subject to a minimum profit constraint। वो क्या कर रहे हैं, अब इसमें वो ये कर रहे हैं कि अपनी एक प्रॉफिट कॉन्स्टेंट लगा के प्रॉफिट उस पर मिनिमम और उसके बाद फिर अपने वो सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। वो कहती है कि ये हमारा मिनिमम लेवल है, इस मिनिमम लेवल पे हमारा प्रॉफिट अचीव हो गया तो मोर देन इनफ है, बट हमारा जो सेल्स है उसको मैक्सिमाइज होना चाहिए। द मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। और वो जो मिनिमम कॉन्स्टेंट वो लगाते हैं ना, वो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर देखते हैं। शेयर होल्डर कौन है, ओनर, वो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर जो है ना, वो फॉर एग्जांपल कह दे कि मुझे ना मैक्सिमाइज तो जितना मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मिनिमम मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 80% होना चाहिए। वो जो 80% उनका मिनिमम प्रॉफिट होगा ना, उसको वो वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट लगा देंगे, वहाँ पे वो लॉक लगा देंगे उसको 80% को। तो उस 80% पे अब वो देखते हैं कि सेल्स कितनी मैक्सिमाइज होगी उनकी। दिस इज बिकॉज नो कंपनी कैन डिस्प्ले द शेयर होल्डर। और आपको ये भी पता है कि कोई कंपनी भी जो है ना वो ये नहीं चाहेगी कि उनका शेयर होल्डर है वो डिसअपॉइंट हो, तो इसलिए वो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट को तो उन्होंने अचीव करना ही करना है, लेकिन उनका जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा वो सेल मैक्सिमाइजेशन होगा। It is to be noted here that maximization of sale does not mean maximization of physical sales, but maximization of total sales revenue। ये नहीं है कि आपके फिजिकल पहले आपके 10 पेन बिक रहे थे तो 12 पेन बिक गए हैं, ये मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद ये है कि जो आप अगर फॉर एग्जांपल प्राइस अगर बढ़ जाती है, अगर आपकी इसके जो आप सेल जितनी आपकी सेल्स है ना, जो उसके रेवेन्यूज है ना, उनको इंक्रीज होना चाहिए। वो रेवेन्यूज जो हैं वो कैसे इंक्रीज हो जाएंगे कि फॉर एग्जांपल आप जो सेल्स कर रहे हैं उस पे जो आपकी प्राइस है वो आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उससे आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएंगे। Hence, the managers are more interested in maximizing sales rather than profit। The basic philosophy is that when sales are maximized, automatically profit of the company would also be go up। ये तो पता ही है, जैसे ही आपकी सेल्स ज़्यादा होगी तो इस मीन्स आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए पहला मकसद उनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, फिर उसी के अंदर इम्प्लिसिटली जो है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इससे क्या होगा, दोनों सेटिस्फाइड हो गए, मैनेजर भी सेटिस्फाइड हो गए और ओनर भी सेटिस्फाइड हो गए। Hence, attention is diverted to increase the sales of the company in recent years in the context of highly competitive market। तो इसके लिए क्या है कि आपको जब ये चीज़ करना है तो आपने ये देखना है कि वो हाईली कम्पिटिटिव मार्केट हो। अब देखते हैं कि इसका रैशनलाइजेशन क्या है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल के। There is evidence that salaries and other earnings of top managers are correlated more closely with sales than with profit। The banks and other financial institutions keep a close eye on the sales of firms and are more willing to finance firms with large and growing sales। हमेशा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो उनकी नज़र उन पे होती है जहाँ पे जिन कंपनीज की सेल्स ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन कंपनी की सेल्स होंगी ये उनको लोन भी जल्दी देंगे। जब उनको लोन देंगे तो उनको फिर वापस भी उनको ये इस चीज़ की उम्मीद होती है कि अगर हम इनको लोन दे रहे हैं, इनकी सेल्स ऑलरेडी ज़्यादा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वो हमें लोन को वापस भी कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो भी इन्हीं लोगों को तरफ देख रही होती हैं जिनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स आर हैंडल्ड मोर सेटिस्फैक्टरी। पर्सनल प्रॉब्लम मतलब होते हैं जो आपके एम्प्लॉय नहीं होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो आप एम्प्लॉय के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जल्दी तरीके से सेटिस्फैक्टरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं व्हेन सेल आर ग्रोइंग।
The employee at all level can be given higher earning and better terms of work in general. जब सेल ज़्यादा होंगी तो उनके वो बेटर एंड उनके जो रिक्वायरमेंट होंगे उसमें भी इंजॉय करेंगे, उनके अर्निंग भी ज़्यादा होंगे. Large sales growing over time give prestige to the manager while large profit go into the pockets of shareholder. कहते हैं अगर सेल ज़्यादा होंगे तो सेल ज़्यादा होने से जो मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा कंपेयर टू, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो मैनेजर्स की जेब में नहीं जा रहा है ना. जब सेल ज्यादा होगी तो मैनेजर की कैपेबिलिटी पे मैनेजर की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मैनेजर्स की स्टेटस में इजाफा होगा कि मैनेजर इतना अच्छा मार्केटिंग मैनेजर है कि इसने अपनी आपको इतना ग्रूम अप करके कि उसकी सेल ज्यादा हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ऑनर के जेब में जाते हैं, मैनेजर्स की जेब में नहीं जाते. तो इसलिए मैनेजर तो का होता है कि वो अपना सेल को मैक्सिमाइज करे इन टर्म्स ऑफ, फिर उनके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं ऑनर्स के, और फिर इससे मैनेजर को एक अल्टरनेटिव फायदा मिलता है. Managers prefer a steady performer with satisfactory profit to speculator profit. Maximize project if they realize maximum high profit in one period, they might find themselves in trouble in other periods when profits are less than maximized. Large growing sales strengthen the power to adopt competitive tactics while a low or declining share of the market weaken the competitive position. अगर आपकी हाई सेल्स होंगी तो आपका जो फंड है उसके कम्पिटिटिव मार्केट में हाई स्केल होगा, अगर आपकी लो होगी तो वीकन आपका होगा, आपकी जो कम्पिटिटिव पोजीशन है वो वीक हो जाएगी. एंड इट्स बारगेनिंग पावर आवाज, और आपको फिर क्या होगा, आपको फिर बारगेनिंग पावर जो कि राइवल्स के साथ बारगेनिंग पावर करनी पड़ेगी, जबकि अगर सेल्स हाई होगी तो आपको इस काम करने की जरूरत ही नहीं है. अब देखते हैं, उन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज. हम जो बूमर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, बूमर की थ्योरी में दो तरह के मॉडल्स आते हैं, इसका एक स्टैटिक मॉडल एक डायनामिक मॉडल है. हम अभी तक डायनामिक मॉडल को नहीं पढ़ रहे, हम शुरू से स्टैटिक मॉडल को पढ़ रहे हैं. स्टैटिक मॉडल में फर्दर जो है 2 मॉडल्स हैं. वो कौन से स्टैटिक मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. पहले हम स्टैटिक्स को देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद डायनामिक्स को देख लेंगे. स्टैटिक मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. The model is applicable to a particular time period and the model does not operate at different periods of time. यहाँ पे नॉर्मल का स्टैटिक मॉडल का जो फर्स्ट एजम्पशन है वो एक ही टाइम पीरियड को ले रहा है, करंट टाइम पीरियड ले रहा है, वो डिफरेंट टाइम पीरियड नहीं ले रहा है. The fund aimed at maximizing sale revenue subject to minimum profit constraint. मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट जो कि ऑनर या शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट जो है वो लगा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं. फॉर एग्जांपल ऑनर कह रहा है कि मुझे 80% प्रॉफिट चाहिए, कम से कम 80%, ज़्यादा से जितना हो गया, लेकिन कम से कम 80% प्रॉफिट चाहिए. जो 80% को जो मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट है वो लगा के उससे ऊपर ये क्या करते हैं, सेल को मैक्सिमाइज करते हैं. डिमांड कर्व ऑफ द फंड फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वो डिमांड कर्व जैसा होता है वैसा ही डाउनवर्ड होगा. द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फंड इज. हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? तारिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? The average cost curve of the firm is unshaped one. Okay. पहले हमने स्टैटिक मॉडल को डिस्कस किया, उसकी एजम्पशन डिस्कस की. अब हम लोग डायनामिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसकी एजम्पशन डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं आपको एक दफ़ा बता दूं स्टैटिक मॉडल में क्या है. स्टैटिक मॉडल में ये है कि आपका एक ही टाइम पीरियड है, आपने मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट पे करके सेट उसको आपने मैक्सिमाइज सेल्स करनी है, और उसके बाद आपका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व होगा वो आपका यू शेप या शेप होगा. अब देखिए डायनामिक मॉडल की तरफ देखते हैं. डायनामिक मॉडल ऑफ सेल मैक्सिमाइजेशन. In the real world, many changes take place which affect business decision of a firm. In order to include such changes, Roman had developed dynamic model.
स्टैटिक मॉडल ये होता है कि आप एक ही टाइम पीरियड में करें, उसको हम लोग जो कोई भी चीज़ एक टाइम पीरियड में उसको हम स्टैटिक कहेंगे। डायनामिक में क्या आता है, डिफरेंट टाइम पीरियड आपके यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये वो कह रहा है कि जो आपकी चेंजेस आती है वो चेंजेस जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में आती है, वो आपकी चीज़ों को चेंज करती हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन how changes in advertisement expenditure are major determinants of demand would affect the sales revenue of a firm under severe competition। अब आप देखें कि जब भी सेल को हमने ज़्यादा करना है तो उसके लिए जो सबसे मेन लोग डिटर्मिनेंट या इंडिकेटर यूज करते हैं वो एडवर्टाइजिंग का करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होती है या मार्केटिंग होती है वो आपकी सेल को इंक्रीज करने का एक मेन डिटर्मिनेंट है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जिससे आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिफरेंट तकनीक यूज करके एडवर्टाइज करके अपनी चीज़ को, और एडवर्टाइज से फिर अपनी सेल्स को ज़्यादा करते हैं। अब इसकी assumption क्या है, हायर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वुड सर्टेनिटी इंक्रीज सेल्स रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म। अच्छा, अब हायर एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर, अगर आपके पास सेल्स ज़्यादा होंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो एडवर्टाइजमेंट भी आपकी हाई, उसमें आप इतना आपके पास एक्सपेंडिचर होंगे कि आप उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस, लेकिन आपकी जो आपकी एक एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है एडवर्टाइजिंग का, लेकिन जब शुरू में क्या करते हैं कि ये प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस को इंक्रीज नहीं करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनकी सेल्स अब ज़्यादा होगी तो फिर वो बाद में क्या करते हैं, एडवर्टाइज की जो एक्सपेंडिचर है उसको बाद में वो प्राइस में ऐसा शामिल करते हैं। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म आर कन्वेंशन इन नेचर। अगर डिमांड कर्व वही होगा जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और कॉस्ट कर्व भी आपका वही होगा, यू शेप्ड होगा आपका। Generally, under competitive condition, a firm, in order to increase its volume of sales and sales revenue, would go for aggressive advertisement. This lead to a shift in the demand curve to the right. Forward shift in demand curve implies increased advertisement expenditure, resulting in higher sales and sales revenue. Price cut may increase sales in general, but increase in sales mainly depend on whether the demand for a product is elastic or inelastic। अब वो देखते हैं कि जो आपका सेल जो है ना, वो जो आपकी ज़्यादा सेल इंक्रीज जो सेल है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपकी डिमांड वो प्रोडक्ट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक है। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब आपका जो बेहतर होता है ना वो आपको बता देता है कि जो आपकी जो चीज़ है उसकी डिमांड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले जो आने वाले विंटर या समर में वो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। इलास्टिक और इन इलास्टिक मतलब ये है कि प्राइस थोड़ी सी चेंज हो जाए तो आपकी आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है या अगर प्राइस बढ़ने से भी आपकी डिमांड नहीं चेंज होती तो वो आप मतलब इन इलास्टिक है आपकी। और अगर आप लास्ट प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो उससे आपकी जो डिमांड है कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उसको आप प्लास्टिक कहेंगे। वो कहते हैं कि अगर प्राइस के बढ़ने से आपकी जो डिमांड है उस चीज़ के लिए अगर वो भी ऊपर नीचे हो जाते तो उसमें सेल में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आपकी प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आ रही है तो फिर आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो इंक्रीज इन सेल है वो डिपेंड करती है आपकी डिमांड पे कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अभी मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको डायग्राम भी सिखाऊंगी। जो डायग्राम है उसको भी आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। A price reduction policy may increase its sale only when the demand is elastic। देखें तो मैंने कहा ना अगर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होने से भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इससे जो आपके सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, वो उस पर डिपेंड करते हैं। एंड इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक, अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है सच अ पॉलिसी वुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सेल। फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो सेल है उस पर एडवर्स इफेक्ट करेंगे, आपकी जो सेल्स है वो कम हो जाएगी। अगर आपकी इलास्टिक है, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो इट्स मीन्स कि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो इट्स मीन्स क्या है कि आपकी जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस पर एडवर्स इफेक्ट करेंगे, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। हैंस टू प्रमोट सेल एडवर्टाइजमेंट बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू। अगर आपने सेल को इंक्रीज करना है या प्रमोट करना है तो उसके एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक आपका इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, इफेक्टिव टूल है आपके पास।
The experience of most of the firms that with the increased advertisement expenditure, sales of the company would also go up. A sale maximizer would generally incur higher amount of advertisement expenditure than a profit maximizer. However, it is to be reminded that amount allotted for sales promotion should bring more than proportionate increase in sales and total profit of a firm. Otherwise, it will have a negative effect on business decision. अब आपको मैंने बता तो चुकी कि इलास्टिक और इनलास्टिक क्या होता है। जब भी कोई चीज चेंज हो जाए, उस चेंज से आपकी प्राइस पे कोई इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो ऊपर नीचे, तो वो आपकी इलास्टिक है। और अगर नहीं पड़ता कोई इम्पैक्ट, तो वो इनलास्टिक है आपकी डिमांड। अगर आपकी प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड पे चेंज हो जाए, तो इसका मतलब इलास्टिक है, वो चेंज हो रही है आपके साथ। और अगर आपकी प्राइस चेंज या ज्यादा होने से आपकी जो चीज की डिमांड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है वो इनलास्टिक है। और दूसरी बात, मैं फिर सेकंड पॉइंट पढ़ी, सेकंड पॉइंट को समझिएगा। इसी के अंदर आंसर है। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो यहाँ पे आप मैं इस तरह का क्वेश्चन दूंगी। उन्होंने कहा कि a sale maximizer would generally incur higher amount of advertisement expenditure। जो भी बंदा अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मैनेजर्स हैं, अगर वो फंड्स की सेल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट को। तो जितनी जल्दी वो जितनी हायर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, उतनी ही उसकी सेल जो है वो ज़्यादा होगी। अगर वो अपनी सेल को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर आते हैं, वो भी उसको ज़्यादा बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर था, सेल मैक्सिमाइजर नहीं होता। जबकि जो सेल मैक्सिमाइजर होता है उनका मकसद होता है कि वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज करें। जिस बंदे को अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना है तो वो एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा करेगा, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर भी उसको ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे। However, it is to be remind, इस चीज को आप याद रखें कि amount allotted for sale promotion should bring more than proportionate increase in sales and total profit of a firm। आपस में ये इनका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रमोशन सेल की और किसकी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट के टोटल सेल में आपस में प्रोपोर्शनलिज्म पाया जाता है। अगर प्रोपोर्शनल ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से या जिस रेट से आपके सेल्स ज्यादा हो रही हैं, उसी स्पीड से आपका क्या प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे और उस पर एक्सपेंडिचर हो रहेंगे तो फिर आपका सेल ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप प्रॉफिट आपका ज्यादा ना हो तो फायदा क्या आपका सेल ज्यादा करने का। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रमोशन शुड ब्रिंग मोर देन proportionate increase in sales and total profit of a firm, otherwise it will have a negative effect on business decision। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपके सेल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सपेंडिचर का और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर तो आपका डिसीजन जो आपने किया है बिजनेस के लिए वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। Thus, by introducing a non-price variable into his model, Bowman makes a successful attempt to analyze the behavior of a competitive firm under oligopoly market condition। आपको हमेशा पता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, तो जिसमें क्या होता है कि आपके पास 2 या 3 सेम प्रोडक्ट होती है और सेम प्रोडक्ट के 3-4 आपके पास फर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं पाकिस्तान में बताऊं तो पाकिस्तान में आपके पास टेली कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपकी ओलिगोपोली की। यू फोन हो गया, जोंग हो गया, जैज हो गया, वारिद हो गया, ये एक ही सेम चीज प्रोड्यूस कर रहे नेटवर्क। ठीक है। तो इन्होंने अब अपने आप को सेल्स ज्यादा करने के लिए ये प्रमोशन देते हैं, प्रमोशन के साथ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। ये जो चीज है जो बोमल कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आपके ओलिगोपोली में किस तरीके से आप अंडर ओलिगोपोली कंडीशन एज देयर आर ओनली अ फ्यू बिग फर्म्स competing with each other, either producing similar or different products, would resort to heavy advertisement as an effective means to increase their sales and sales revenue। This appears to be more practical in
प्रेजेंट डे सिचुएशन आप देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से ये हो रहा है